वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। साइंस के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वह है आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों तथा वर्गों की संख्या होती है वह होता है हमारा 7 और 18। ठीक है, इसका जवाब हमारा हो गया 7 तथा 18। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गन मेटल अयस्क है। तो इसका जवाब है हमारा तांबा, टिन और जिंक का। तांबा, टिन और जिंक का। ठीक है, गन मेटल अयस्क होता है तांबा, टिन और जिंक का। ठीक है, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि लहसुन में गंध का कारण क्या होता है। जो हमारा लहसुन होता है, जो खाने में जो इसका उपयोग किया जाता है उसमें जो गंध की जो उपस्थिति होती है वह किस वजह से होती है। तो इसका जवाब है हमारा एलाइसिन की वजह से। ठीक है, एलाइसिन। ठीक है, लहसुन में गंध का जो कारण होता है वह एलाइसिन की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि करेले में जो कड़वाहट होती है वह किस वजह से होती है। यहाँ पे हमने देखा, इसके पहले प्रश्न में हमने देखा कि लहसुन में गंध का कारण किस वजह से होता है। तो उसका जवाब है हमारा एलाइसिन की वजह से। और करेले में कड़वाहट होती है तो मेमोडिकोसाइट की वजह से। ठीक है, मेमोडिकोसाइट, मेमोडिकोसाइट की वजह से जो करेले में कड़वाहट होती है वह मेमोडिकोसाइट की वजह से होती है। अब सिरका जली विलयन है। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हमारा सिरका जली विलयन है। किस चीज का जली विलयन है। तो इसका जवाब है हमारा एसिटिक अम्ल का। ठीक है, एसिटिक अम्ल का। ठीक है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिरका जली विलयन किसका होता है। तो इसका जवाब हमारा हो गया एसिटिक अम्ल का। अब सागरी जल की लवणता का जो कारण होता है वह कौन से तत्व की, कौन सी चीज की उपस्थिति की वजह से सागरी जल में लवणता पाई जाती है। तो इसका जवाब है हमारा सोडियम क्लोराइड की वजह से। ठीक है, सागरी जल की लवणता का कारण क्या होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हमने दो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते लगभग प्रश्न देखे हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सिरका का जली विलयन क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और सागरी जल की लवणता का कारण क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। जो टेप रिकॉर्डर हमारा होता है उसमें जो टेप होती है वह किस तत्व से उसमें लेपन किया जाता है जिसकी वजह से हम उसको बार बार सुनते रहते हैं। तो प्रश्न को एक बार फिर से हम आपको दोहरा के बता दें कि टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है किससे, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टील। और स्टील के बारे में हम जानते होंगे, स्टील हमारे उपयोग में, दैनिक उपयोग में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है हमारा क्रोमियम और निकिल का। क्रोमियम और निकिल। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है उसमें सबसे अभिक्रियाशील क्या होता है। तो इसका जवाब है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या होता है। तो इसका जवाब हमारा हो गया फ्लोरीन की वजह से। ठीक है, अब फ्यूज का तार, जो फ्यूज तार होता है उसका प्रतिरोध और गलनांक। ठीक है, यह प्रश्न दो प्रश्नों का एक मेल है कि फ्यूज का तार जो है प्रतिरोध उसका क्या होता है और गलनांक उसका क्या होता है। तो इसका जवाब हमारा हो गया कि जो फ्यूज तार होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है। ठीक है, फ्यूज तार जो होता है उसका प्रतिरोध हमारा होता है उच्च होता है और इसका गलनांक जो होता है वह निम्न होता है।
ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि उसका जो प्रतिरोध होता है वह बहुत ही उच्च होता है। गलनांक मतलब वह निम्न इसलिए रखा जाता है ताकि कहीं पे किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। ठीक है, प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें कि फ्यूज तार का प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, और जो उसका गलनांक होता है वह सदैव निम्न होता है। ठीक है, आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया क्या करता है? ठीक है, ये प्रश्न है हमारा, थोड़ा घुमा के इसमें पूछा गया। एक सिंपल सा हाँ ना में आपको जवाब देना है कि जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, सॉरी, जो आयोडीन होता है वो इसकी ऑक्सीजन पर क्या प्रतिक्रिया होती है? आयोडीन तत्व जो होता है वह ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया उसकी क्या होती है? तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न को एक बार आप फिर से समझने का प्रयास करें। जो आयोडीन तत्व है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है। हमने पहले ही आपको बताया कि इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के आपसे हाँ ना में इसका जवाब हमने पूछा है कि आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो घरेलू प्रशीतक होता है। ठीक है, घरेलू प्रशीतक का मतलब हो गया रेफ्रिजरेटर। तो घरेलू प्रशीतक में सामान्यतया उपयोग होता है, वह कौन सी ऐसी गैस है जो रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है हमारा अमोनिया का। ठीक है, घरेलू प्रशीतक का मतलब हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया। तो इसमें कौन सी गैस का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है हमारा अमोनिया। अब घरेलू जो प्रशीतक है इसके बारे में हम एक चीज और यहाँ आपसे पूछते हैं कि अगर घरेलू किसी कमरे में अगर एक रेफ्रिजरेटर रखा हो, ठीक है, जैसे एक छोटा सा कमरा है, अगर उसमें रेफ्रिजरेटर रखा हो और अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें तो कमरे का ताप क्या होगा? ये एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जैसे एक छोटा सा कमरा है और अगर उस कमरे में अगर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, अगर हम कमरे का दरवाजा बंद करके और उस रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें तो कमरे के ताप में किस तरह का परिवर्तन होगा? रेफ्रिजरेटर है, उसका काम क्या होता है कि वस्तुओं को ठंडा करना। और लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। वह कतई ठंडा होना जो उसका कार्य है, जो उसका जो मुख्य कार्य है कि वस्तुओं को वह ठंडा करता है, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा हम खोल देंगे तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि घर में सफेदी के लिए, ठीक है, घर में सफेदी के लिए किस यौगिक का प्रयोग होता है? घर में जो सफेदी कराई जाती है वह किस यौगिक का प्रयोग होता है? जिसका जवाब है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। घर में सफेदी के लिए किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो इसका जवाब है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब है हमारा जोसेफ स्पेडिन ने, जोसेफ स्पेडिन। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ स्पेडिन ने। ठीक है, ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक अच्छे ईंधन का मान हमेशा क्या होता है? जो सबसे अच्छा ईंधन होता है, ठीक है, ईंधन में कई तरह के ईंधन होते हैं जिसका जो ऊष्मीय मान होता है किसी का उच्च होता है, किसी का निम्न होता है, किसी का नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। उससे संबंधित ये हमारा प्रश्न है कि एक अच्छे ईंधन का मान हमेशा होता है, जो अगर सबसे अच्छा ईंधन है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि कोयले के तीनों किस्मों में, ठीक है, किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? यह हमारा प्रश्न है कि कोयले के 3 प्रकार के किस्म होते हैं, तो उन तीनों किस्मों में से कौन सा कोयला सबसे बेहतर माना जाता है? तो इसका जवाब है हमारा एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइट 96% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, कोयले के तीनों किस्मों में, ठीक है, कोयले के 3 प्रकार होते हैं, उन तीनों किस्मों में से किसमें कार्बन की सबसे अत्यधिक और अच्छी मात्रा होती है? तो उसका जवाब है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है इसमें 96% कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि U-235 का नाभिक होता है। जो U-235 का नाभिक होता है यह हमेशा अस्थायी होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड क्वेश्चन है ये कि U-235 का नाभिक क्या होता है? वह सदैव अस्थायी होता है। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में कई ऑप्शन दिए होंगे कि नाइट्रोजन या कई तरह की इसमें गैसें दी होंगी। तो जो हमारा प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब है हमारा मीथेन।
ठीक है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, मीथेन रहता है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से समझें कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन होता है। और मीथेन का अणु क्या होता है, तो समचतुष्फलकीय होता है। ठीक है, मीथेन का अणु क्या होता है, समचतुष्फलकीय होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाता है, जो संतृप्त हाइड्रोजन होता है वह क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोजन को हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, एल्केन, संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है क्या, एल्केन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कठोर जल में भी धुलाई की जा सकती है। जो हमारा प्रश्न है कि कठोर जल में, हम अधिकतर इस बात को बेसिकली जानते हैं कि कठोर जल में जो धुलने की प्रक्रिया होती है वह बहुत ही कम अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जो साबुन होता है, उसमें जो हमारा सोडा जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फेन या झाग बहुत कम उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम कठोर जल में भी आसानी से धुलाई कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हमारा अपमार्जक। अपमार्जक से हम कठोर जल में भी आसानी से धुलाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि नियोप्रीन क्या होता है। ठीक है, नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ होता है। इसको आप बेसिक एक आसान भाषा में इसको आप ये समझ के चलिए कि जो नियोप्रीन होता है वह हमारा संश्लिष्ट रबड़ होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है यहाँ पे कि नियोप्रीन क्या है, तो यह एक संश्लिष्ट रबड़ है। ठीक है, संश्लिष्ट रबड़। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से उसमें किस तरह का परिवर्तन होगा, तो वह उसका जवाब होगा हमारा घटता है। ठीक है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है, उसकी जो विलेयता होती है वह ताप बढ़ने से घट जाती है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट क्या होता है। जो बेकेलाइट होता है वह क्या होता है, मतलब बेकेलाइट, जो हमारा प्रश्न है कि बेकेलाइट क्या होता है, तो इसका जवाब है हमारा वह दृढ़ प्लास्टिक होता है, दृढ़ प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए दो तरह के यहाँ पे रबड़ देख रहे हैं कि नियोप्रीन क्या है, संश्लिष्ट रबड़ है, और बेकेलाइट क्या है, वह दृढ़ प्लास्टिक होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि लाह क्या होता है। ठीक है, लाह क्या होता है, लाह जो होता है वह एक प्राकृतिक रबड़ के रूप में उसको हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया कि लाह क्या है, प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, नियोप्रीन क्या है, फिर से एक बार हम दोहरा के बता दें कि नियोप्रीन क्या है, यह संश्लिष्ट रबड़ है, और बेकेलाइट क्या है, दृढ़ प्लास्टिक है, और लाह क्या होता है, यह प्राकृतिक प्लास्टिक है, या इसे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। मीथेन गैस अधिक विलेय होता है। जो हमारी मीथेन गैस होती है वह किस चीज में, किस जगह पे अत्यधिक विलेयता उसमें पाई जाती है, तो इसका जवाब है हमारा अल्कोहल में। ठीक है, मीथेन गैस अत्यधिक विलेय किसमें होता है, तो अल्कोहल में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि निष्क्रिय गैसों की संयोजकता होती है। जो निष्क्रिय गैस होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो इसका जवाब है हमारा 0। ठीक है, निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो वह 0 होती है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, प्रश्न को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह किस चीज का प्राकृतिक स्रोत, मतलब उसका स्रोत कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हमारा हो गया हरा कशीस। ठीक है, हरा कशीस, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, हरा कशीस। इसके बाद हम अपने अगले और इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह किसका प्राकृतिक स्रोत होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो वह है हमारा फिटकरी। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, फिटकरी। तो इस छोटे से वीडियो के सेशन में हमने लगभग 25 या 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।